हाय बच्चों, कैसे हो? फाइनली अपन लोग की आज की मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। ठीक है, हर एक टास्क तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करने में, बात करने का जो मौका, मुलाकात करने के है। तो अब मैं तो बहुत खुश हूँ तुम लोगों से मिलके। ठीक है, तो आई होप तुम लोग भी हो। और तुम लोग कैसे हो? सब मजे में है ना? तो छुट्टियां खत्म होने पे है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन लोग का समय तो एंजॉय करने, जैसे एंजॉय कर लेना। ठीक है, और बताओ कैसे हो? घर पे वगैरह, घर पे सब कोई ठीक ठाक ना? और यस, सो वो तुम लोग मजे में। बाकी कैसे हो, कैसे वगैरह, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तुम लोग, क्योंकि मुझे पता है जैसे कि रिकॉर्डेड है, तो बहुत अपना लाइफ बातें नहीं, तो मतलब मैं अज्यूम, हमेशा मैं अच्छा ही अज्यूम करके चलती हूँ, तुम्हारी सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा होगा, कोई मजे में। ठीक है, अपनी छुट्टी enjoy कर रहे होगे, फैमिली समय दे रहे होगे ना? तो सीरीज देख रहे होगे, नई नई देख रहे होगे, कौन कौन सी लिस्ट, मतलब ओटीटी पे देखी है, मतलब थिएटर में जाके कोई थिएटर में मैं अल्फा देख पाएगी हूँ। आई विल, आई होप तुम लोग भी मूवी देख रहे होगी, देख रहे हो। अमेज़न तो अभी तुम्हारा बिल्कुल ऐसे चल रहा होगा, है ना? दिन भर उसी में लगे रहते हो। मम्मी पापा परेशान, क्या दिन भर तुम लोग, क्या हमेशा यूट्यूब पे ही देख सकते हो? मैं भी गाँव पे हूँ। तो अ, जैसे कि लोगों ने क्लास को तुम्हें पता है हमारी आज की क्लास है, और हमने व्हाट इज साइकोलॉजी चैप्टर का जो नाम है, आप में ही चैप्टर का नाम है व्हाट, का शुभारंभ किया था। इस चैप्टर में जैसा कि तुम सब कुछ, हम लोगों ने क्या है साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी की डेफिनेशन की, जो पुरानी है वो कहाँ से डिराइव हुई है, कौन से वर्ड से डिराइव हुई है, वो अब तक पता चल चुका होगा। अगर नहीं पता है मैं बता दूं, साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स से डिराइव हुई है। एक है साइकी, है लोगोस, साइकी मतलब माइंड या सोल, और लोगोस मतलब स्टडी। ठीक है, तो इट इज अ स्टडी ऑफ माइंड और सोल। के बाद ये डेफिनेशन, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, तो कैसे साइंटिफिक डिसिप्लिन में मूव ऑन हो गई के बाद में जाके कैसे साइकोलॉजी का डेफिनेशन ये हो गया इज फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज द मेंटल। फिर हम लोगों ने मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंस क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, अपन क्या था, हमने साइकोलॉजी को हर एक एक पर्सपेक्टिव से समझा। डिसिप्लिन को कैसा है, डिसिप्लिन में साइकोलॉजी का क्या मतलब है, तो डिसिप्लिन में हमने देखा साइकोलॉजी को हम दो पर्सपेक्टिव से करते हैं, एक है बायोलॉजिकल मेथड और एक है फिनोमिना। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हम बायोलॉजिकल और साइंस में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ह्यूमन बिहेवियर, कोई भी फिनोमिना, ह्यूमन रिलेटेड कोई भी बिहेवियर या फिनोमिना बिना इन दोनों मेथड के नहीं, ना इन दोनों कॉजेस के हमें समझ। तो यहाँ पर हमने यही चीजें पढ़ी थी, कैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर नॉट ओनली इंडियंस बट वेस्टर्न थिंकर्स ने अपना पर्सपेक्टिव रखा था। ये भी हमारा साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का मेजर एस्पेक्ट था कि अगर अपने आप को हमें समझना है, अगर हमें किसी ह्यूमन को समझना है, तो उस इंसान को अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपना सेल्फ नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये सेल्फ नॉलेज वगैरह हम लोग, अगर हम इंडिया की बात करें, तो हम जो भी योगा मेडिटेशन करते हैं उससे सेल्फ नॉलेज और सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें मिलता है। बट साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन खत्म होने के बाद हमने साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस प्रोसेस समझा था।
जहाँ पर हमने ये समझा था कि साइंस बोलते हैं साइकोलॉजी क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिविटी पे कंसाइज करता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या? अगर मेरे पास एक है और उस टेबल का मेजरमेंट मैंने 10 सेंटीमीटर किया है और अगर दूसरा भी वो मेजर करेगा तो वो 10 सेंटीमीटर है, तीसरा भी करेगा तो वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी है उस टेबल। मेरे लिए भी वो 10 सेंटीमीटर है, तुम्हारे लिए भी 10 सेंटीमीटर होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को 10 सेंटीमीटर, तो तुम्हारे पड़ोसी के लिए भी वो 10 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है वो 10 सेंटीमीटर चेंज होके 20 हो जाएगा, किसी की 30 हो जाएगा, तो सब्जेक्टिविटी नहीं है। सब्जेक्टिविटी मतलब सबका अपना अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक ही चीज, हर किसी का कंसेंसस। जैसे घर में अगर कौन सी चीज कौन सी सब्जी बनेगी उसमें सिर्फ मम्मी का कंसेंसस, भाई हमें पसंद हो या ना हो हमें मानना पड़ता है ना। वैसे ही अगर घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आएगा तो वो पापा और मम्मी के कंसेंसस से आएगा। फॉर्मेलिटी के लिए हमसे भी पूछ लेते हैं कि तुम्हें कौन सा चाहिए, लेकिन कंसेंसस मम्मी और पापा के कंसेंसस से आता है। बात सही है कि गलत ना? तो यही हुआ कंसेंसस मतलब एक ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है। गर्मी बहुत 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 गर्मी, और मेरे रूम में पंखा है है। उसके बाद हमने ये देखा साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस में जहाँ पे इसकी ऑब्जेक्टिविटी पे एम्फेसिस है, फिर हमने ये देखा कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी को हमने डील किया। तो हमने यहाँ पे हाइपो डिडक्टिव मेथड मॉडल के बारे में बात किया, जहाँ पे किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए अपन लोग को थ्योरी लगती है ना। ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को न्यूटन की थ्योरी लगती है ना। साइंस में जब तुमने ग्रेविटी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो तुमने न्यूटन की थ्योरी पढ़ी है। जब तुमने फोर्स एंड लॉ फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, फोर्स का चैप्टर पढ़ा 9th 10th में, 9th 10th का तो तुम्हें 11th का याद नहीं होगा, मैंने 2 दिन पहले क्या पढ़ा तुम्हें वो याद नहीं होगा 9th 10th। बट खैर, अगर तुम प्रशांत सर से पढ़ के आए हो, उन्होंने जब पढ़ा है प्रशांत सर से या अलग सर से किसी पढ़ के आए हो, समृद्धि मैम से किसी, बात बताओ, जब तुमने फोर्स साइंस में जो तुमने फोर्स का चैप्टर पढ़ा था, वो था पढ़ा था फोर्स एंड मोशन वाला जो चैप्टर था, याद है तुमने उसमें लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज होते थे, पढ़ा था ना। ग्रेविटेशन पढ़ा था तो उसमें न्यूटन का लॉ पढ़ा था, है ना। न्यूटन याद आया अचानक से, मुझे ऐसे क्लिक कर दिया। वो याद है तारक मेहता, कौन कौन सा देखो, तारक मेहता का एक एपिसोड देखो, न्यूटन के बारे में बोलता है, तो वो क्या बोलता है, न्यूटन बोलता है या क्या, और क्या बोलता है, आइची आइची न्यूटन। तो हम लोग भी अपने घर में ना, हम लोग ये नहीं बोलते न्यूटन के लॉज, हम बोलते हैं पापा न्यूटन के तो हम लोग मतलब तारक जेठालाल के पर्टिकुलर फॉलो एग्जैक्टली व्हाट टू एक्शन। तो तो तुमने पढ़ा था, तो क्या हुआ, ग्रेविटेशन को समझाने के लिए तुम्हारे पास एक प्रिंसिपल था, ग्रेविटेशन को समझाने के लिए तुमने न्यूटन की थ्योरी का हेल्प। वैसे ही साइकोलॉजी में भी किसी फिनोमिना को समझाने के लिए हमारे पास थ्योरी होती, और वो थ्योरी क्या है, थ्योरी मतलब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जिसको जिसकी हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, सब यहाँ लिखा हुआ है। मैं एक बार तुम्हें रिकैप करा रही हूँ कि अपन लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया, ठीक है। और इसी थ्योरी के बेसिस पे साइंटिस्ट या रिसर्चर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, मतलब एक टेंटेबल स्टेटमेंट कि हाँ, अगर जैसे गुस्सा, अगर किसी का मुझे अग्रेसिव बिहेवियर टेस्ट करना है, तो मैं ये कहूंगी कि अच्छा, जब जब ऐसे गर्मी होती है ना, जब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब तक उस इंसान को गर्म इंसान इंसान का जो गुस्सा है ना, अग्रेशन है ना, वो और बढ़ जाता है। तो अगर मुझे गुस्सा और अग्रेशन टेस्ट करना है, तो ये मेरा हाइपोथेसिस,
जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका गुस्सा भी बढ़ जाता है। ये हाइपोथेसिस है। अब इसी हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करूंगी और अगर मेरा डेटा, अगर मैंने उस इंसान पे जो भी मैंने टेस्ट वगैरह किया या जो भी मेथड मैंने यूज किया, वो यूज करने के बाद मैंने ये देखा कि वो डेटा मेरे हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहा है कि नहीं। अगर मेरा डेटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है तो मेरा हाइपोथेसिस सही है। लेकिन अगर मेरा डेटा ये दिखाता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, उसको ऐसा नहीं, मौसम की वजह से या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आता है, जब उसकी हिसाब से चीज नहीं होती है तब उसे गुस्सा आता है, उसको टेम्परेचर से उसका कोई लेना देना नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो हम जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसको चेंज कर देते हैं। उसको चेंज करने की वजह से हमारी थ्योरी चेंज होगी। ये एक साइक्लिकल मेथड हो, ठीक है, ये चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। ठीक है, तो इस वजह से तुम देखोगे साइकोलॉजी में या किसी में बहुत सारी रिसर्चेज होती रहती है। एक ही चीज के ऊपर तुम्हें, एक ही टॉपिक के ऊपर 10-20 रिसर्च मिले, ये सब अलग अलग चीजों सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अगर तुम स्टोरीज की बात करो तो जब अपन लोग ये लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन पढ़ेंगे, मोटिवेशन, ये सब तुम्हारा इसी चैप्टर, इसी क्लास के है। ठीक है, तो ये सब जब अपन लोग पढ़ेंगे ना, इन सब की तो स्टोरीज भी पढ़ूंगी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नेचुरल साइंस, जहां पर हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, एवोल्यूशन, पूर्वज की पढ़ाई, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी हम ब्रीफली समझते हैं। कैसे हमारा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हमें अटैचमेंट, मतलब और भी अटैचमेंट और अग्रेशन के अलावा भी और भी बहुत सारे फिनोमिना है तो समझाने में हेल्प करता है। जैसे कि हम दूसरे की हेल्प करते हैं, व्हाई डू पीपल हेल्प अदर्स, ये भी एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से समझा गया है कि जो भी हमारे आजू बाजू के हमारे अपने लोग हैं, हम देखो, अगर मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल से, हमारे सबके रिलेटिव अच्छे नहीं होते। मैं जेंजी लैंग्वेज में, रिलेटिव्स टॉक्सिक या रेड फ्लैग होते हैं, है ना। फिर भी हमारे पेरेंट्स या हम लोग आपस में एक करते हैं, अपने रिलेटिव्स की करते हैं जब भी उनको जरूरत होती है, करते हैं ना। अगर अच्छा नहीं भी लगे तो भी हम करते हैं, फर्ज समझ के करते हैं या कुछ भी समझ के हम करते हैं, क्यों करते हैं। इस चीज को एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये समझा गया है कि जो भी हमारा खून का रिश्ता है, चाहे वो कैसा भी है, हम उसकी हेल्प जरूरत पड़ने पे करते हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में एंड की स्टडी या जीब्रा की देखा गया है कि चाहे वो लोग कितने भी दूर में रहे, लेकिन एक आवाज पे, एक कोई आवाज उनका रिलेटेड करेगा, वो उनके सारे फैमिली मेंबर्स या जो भी उसका झुंड है वो उसकी हेल्प करने आ जाए। तो यही चीज ह्यूमंस में भी देखी गई है। तो ये नेचुरल साइंस समझ में आया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोशल साइंस पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये बहुत ब्रीफ था और ये बहुत इजी था। कोई भी ह्यूमन फिनोमिना, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस होता है। मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, मेरा जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो तुम्हारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। तो इसीलिए अगर मैं एक बिहेवियर की बात करूँ, गुस्सा, तो मेरे में शायद मैं अपने गुस्से शांत कर लूंगी क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, बट तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा वैसा नहीं है। समझ में आ रही है बात। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए बाद में जाके इंडिविजुअलिस्टिक और वेस्टर्न, लाइक इंडिविजुअल और कलेक्टिविस्टिक अप्रोच आ गया, मतलब वेस्टर्न कंट्री। जैसे अगर मैं किसी काम की बात करूं या फैमिली वैल्यूज की बात करूं, अगर नहीं वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल अपना मेहनत की मैं बात करूं, हार्डवर्क की, ठीक है? या टीम बिहेवियर की बात करो, सिंपल सा टीम बिहेवियर ले लो, टीम लीडरशिप ले लो, मैं लीडर हूँ, ठीक है। अब यही चीज तुम एक वेस्टर्न में देखो और एक ईस्टर्न में देखो। वाले को हम कलेक्टिविस्टिक कहते हैं, वेस्टर्न वाले को हम इंडिविजुअल। और ये वेस्टर्न और इंडिविजुअल
और कलेक्टिविस्टिक को हम हर चीज़ में पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस है या नॉर्मल साइकोलॉजी का नोशन है, हर चीज़ में हम पढ़ते हैं। ठीक है? वेस्टर्न वाले क्या बोलेंगे कि लीडरशिप मतलब ऑथोरिटेरियन मतलब अथॉरिटेरियन, सॉरी, अथॉरिटेरियन मतलब जो मैंने कह दिया वही तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मेरे खिलाफ नहीं जाओगे। लेकिन क्या कलेक्टिविस्टिक ऐसा करेगा? नहीं, वो शायद इंडिविजुअल के बारे में सोचेगा, वो उसकी फैमिली के बारे में सोचेगा, वो उसकी फैमिली मेंबर के बारे में सोचेगा, बहुत चीजें सोच समझ के वो कोई भी डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न में वो अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटी फिगर है, उसको कोई मना नहीं करेगा, उसने जो कह दिया तुम्हें वही करना पड़ेगा। है ये बात? बहुत ब्रीफ सा एग्जाम्पल था। कहने का मतलब सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट किसी को या किसी ह्यूमन फिनोमिना को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसी के ऊपर अपन लोग का पूरा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर हम लोग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड आ गए थे, जहाँ पे हमने माइंड को समझा था। क्योंकि पहले हम मैंने क्या कहा, पहले पहले जब मैंने कहा था कि शुरुआती दौर पे साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी? साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, माइंड होते थे। लेकिन क्योंकि माइंड एक समय पे एक टैबू था, एक स्टिग्मा टाइप का था, तो इस वजह से हम उसको बहुत, क्यों था टैबू? क्योंकि माइंड का कोई लोकेशन नहीं है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं। लेकिन ब्रेन का तो है, ब्रेन का है ना, लेकिन माइंड का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखा गया कि माइंड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ऐसे 3-4 स्टडीज एंड उस ये पाया गया है, इवन दो ब्रेन पार्ट्स में डिफेक्ट हो, ब्रेन के पार्ट्स में डैमेज हो, लेकिन माइंड हमारा इंटैक्ट इंटैक्ट रहता है, ये कोई गड़बड़ी नहीं। माइंड हमारे मेंटल प्रोसेस, तो अगर तुम्हें फर्स्ट क्लास याद होगी, मैंने कहा था माइंड हमारे मेंटल प्रोसेसेस को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, ब्रेन नहीं करता है, माइंड करता है। तो माइंड हमेशा इंटैक्ट रहता है, माइंड को कभी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि माइंड तुम्हारे कंट्रोल। अगर तुमने किसी दिन उसको उसका ऊपर से तुमने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, तो वो काम करना बंद कर देगा, वो तुम्हारे हिसाब से काम ही नहीं करेगा। तो माइंड को अपने कंट्रोल में रखो। तो तुम अपने रिमोट को अपने कंट्रोल में रखते हो, अपने भाई बहन के अपने कंट्रोल में रखते हो, वैसे ही माइंड को अपने कंट्रोल में रखोगे तो वो तुम्हारे हिसाब से, तुम को अपने हिसाब से चला सकते। और अपने हिसाब से चलाने का मतलब नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव। कि तुम जैसा सोचोगे, तुम जैसा समझोगे, तुम वैसा ही बिहेव करोगे। यही है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बॉडी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन माइंड और बिहेवियर में रिलेशन। एक तुम्हें सरप्राइजिंग फैक्ट अगर मैं बताऊं, अगर तुमने लास्ट क्लास नहीं तो मैं इसमें तुम्हें ब्रीफली बता दूं। एक पेशेंट की जो नली है होती, वो ब्लॉक हो गई, और वो क्योंकि ब्लॉक हो गई थी तो परेशानी तो ऑफ कोर्स उसको होगी। लेकिन वो लाइक प्रॉपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो ना देके, मेडिकल सर्जरी वगैरह ना करवा के, उसको क्या किया गया, उसको ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक और ये ये एडवाइस किया था उसको। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन मतलब अच्छा अच्छा सोचना और अच्छा फील भी करना है। ये जब दो चीज पेशेंट ने रिपीटेडली करा फॉर अ वीक, फॉर वीक्स एंड वीक्स, उनमें ये देखा गया कि उसके जो उसको मसला था, ये नली का जो खून, नली जो ब्लॉक हो गई थी, वो बहुत ज्यादा उसको इससे उसने पता है विजुअली में विजुअलाइज क्या किया था, क्या विजुअलाइज किया गया था, बोला गया था करने को कि ब्लॉक्ड आर्टरी में भी बह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक्ड आर्टरी में भी खून बह रहा है, सब ठीक।
ये कहा गया था और उसने एक्चुअली ये किया और उसके साथ अच्छा हुआ, उसको सिग्निफिकेंट रिलीफ मिला। डिग्री ऑफ ब्लॉकेज इंस्टेंटली कम हुआ। ऐसा नहीं था आर्टरी बिल्कुल ठीक हो गई थी, नहीं वो ब्लॉक थी, लेकिन उसको ऐसा विजुअलाइज किया गया जिसको ये रिलीफ मिला। जितने भी तरीके की फोबियाज हैं कि हम ये माइंड में जो हम मेंटल इमेज बनाते हैं ना, अच्छा सोच सोच बनाते हैं, मेंटल इमेज होते हैं ये जहाँ पे हम जनरेट करते हैं अपने माइंड में, तो हमने फोबिया को भी रिड्यूस किया है। ये जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, ये तुम जब तुम 12th क्लास में जाओगे ना, तो वहाँ पे चैप्टर 3 वहाँ पे तुम कैसे माइंड, नर्वस सिस्टम और इम्यून हमारा एक साथ कनेक्ट। यहाँ पर यही है कि कैसे माइंड तुम्हारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख। इन शॉर्ट, अगर तुम अपने माइंड, अगर तुम अच्छा सोचो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, ये फैक्ट है, समझ लो। ठीक है, तो इसी के साथ अपन लोगों ने पूरा रिकैप कर लिया हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। अब बिना किसी विलंब के हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन टॉपिक है ना, पॉपुलर नोशन अबाउट डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, इससे इतने क्वेश्चन ही नहीं आता। ये एक जनरल कि साइकोलॉजी के बारे में लोगों की क्या पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से तुम दूसरों पॉइंट ऑफ व्यू हो। वैसे यहाँ पे भी समझो कि साइकोलॉजी के बारे में आजू बाजू की बहुत सारी नोशंस क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग एवरीडे अगर तुम देखो तो कोई ना कोई तुम्हारे आसपास साइकोलॉजिस्ट बना घूम, मैं एडवाइस करके चला जाएगा कि तुम ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, है ना। लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट, मतलब एज लाइक जो ले पर्सन जो साइकोलॉजिस्ट जैसा बिहेव करते, क्या कभी वो ये समझने की कोशिश करते कि फिर ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से आया, वो हम करते जो हम ऑलरेडी अपने। तो he mentioned above that every day almost everyone act like us a psychologist। एक साइकोलॉजिस्ट की तरह हम सबके आजू बाजू लोग काम करते हैं। We try to understand why someone behaved in the manner in which she and come up with a ready explanation। हम लोग साइकोलॉजिस्ट बन गए, हम बोलेंगे अच्छा इसको बुखार आ रहा है, शायद ना टेम्परेचर बढ़ गया है इसलिए इसको बुखार आ रहा है, और हमारे पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन ऐसे फिंगर टिप्स। ठीक है, और यही नहीं, हम लोग अपने ही कोई भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम अपनी थ्योरी बिल्कुल रेडी रखते, बिल्कुल रेडी होते, भले ही वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है भी या नहीं, वो लिटरेचर में लिखा भी है कि नहीं या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हमने अपनी थ्योरी बना। ये पॉपुलर नोशंस है, मैं बता और फिर से मैं बता रही हूँ, पॉपुलर नोशंस है कि जो हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे बेसिस है। अगर want some worker to perform better than he or she was in the past, अगर हम जैसे अगर कोई स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा है, अगर हम ये चाहते हैं कि वो पहले से बेहतर परफॉर्म करे, आज वो बेहतर परफॉर्म करे अपने पिछले परफॉर्मेंस से, तो हम उसको बहुत ज्यादा वी विल पुश हिम और पुश मतलब ऐसा नहीं धक्का देना, मतलब हम उसको मोटिवेट करेंगे कि तुम और अच्छा कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको गाइड करेंगे। और कभी-कभी अपने, ये तो इंडियन वालों की बात हो गई, अपने इंडियन वालों का रिलेटेबल या कि मम्मियाँ जैसे पढ़ते नहीं, पापा क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो छड़ी ले लेंगे, है ना? मारना-पीटना मारते हैं, पीटते हैं जिससे कि बच्चा सुधर जाए, कि बच्चा पढ़ने लगे। उनको लगता है कि बच्चा बहुत लेज़ी है इसलिए वो नहीं पढ़ रहा, तो उनको थोड़ा मार-डाँट करेंगे तो शायद वो एनर्जाइज़ हो जाएगा तो और बच्चा पढ़ने लगेगा। ये वाली बात। ये सब कुछ हमने ही अपनी थ्योरीज बना दी है। अगर किसी को मोटिवेट करना है, अगर किसी को का परफॉर्मेंस बेटर करना है, तो मोटिवेट करना पड़ेगा, या अपन लोग को अगर वो बहुत लेजी है तो हम तो छड़ी वगैरह या मारपीट का भी यूज करना पड़ेगा। ये पॉपुलर थ्योरीज जो लोगों ने बना ली है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, बहुत कॉमन सेंस बेसिस पे बनाई है, इसमें कोई थ्योरेटिकल एविडेंस नहीं।
लिखा हुआ है मे और मे नॉट बी investigated scientific. In fact, you will find that commonsensical explanation of human behavior are based on hindsight and explain very well. Hindsight मतलब दूर की दृष्टि. हाइंड मतलब पीछे और साइट मतलब दृष्टि. दूर की दृष्टि. तो क्या होगा, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है उसका जब हम एक्सप्लेनेशन वो देते हैं तो हम ये बोलते हैं अच्छा मुझे पता है, ये पता था कि ऐसा ही कुछ. फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हमारे इलाके में ना बादल छाए. तो अभी बादल छाए हुए हैं. तो अब मैं क्या बोलूँ, अच्छा यार बादल छाए हुए हैं ना, ठीक है, हो सकता है बारिश हो सकती है. और जब बारिश हो जाएगी मैं क्या बोलूँगी, देखा मुझे पता था बारिश हो. लेकिन अगर बारिश नहीं हुई फिर मैं बोलूंगी ठीक है कभी कभी हो जाता है ऐसा, बट मैंने क्या कहा, मैं वही बोलूंगी ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है एवरीडे बारिश. आज हो सकता, मैंने तो ये भी सोचा था कि आज धूप भी हो सकती है. मतलब मैंने क्या सोचा था, मेरी दूर की दृष्टि क्या है, के बेसिस पे मैं ये एक्सप्लेन करूँ. हमारे रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल बहुत क्लासिक, किसी भी बच्चे का रिजल्ट आया, ठीक है, और तुम्हारा रिजल्ट आया, ठीक है, और तुम्हारे रिलेटिव ने तुम्हें फोन करा. के लिए फोन करते हैं कि मार्क्स कितने हैं, और तुमने मार्क्स बताए और तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स है, तो क्या बोलेंगे फिर, अरे मुझे तो पता था कि ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, है ना. मुझे तो पता था ये बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत लायक बच्चा है. एक हाइंडसाइट ये हुआ, एक एक्सपीरियंस. अब मान लो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया, क्या बोलेंगे, मैं तो जानती का रिजल्ट ऐसा आएगा, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ती ही नहीं है, जब देखो बस रील ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहती है ना, जब देखो यूट्यूब देखते रहती है, जब देखो रील बनाते रहती है. तो हम अपने कॉमन सेंस के से हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल तो फ्रेंड, एक कोई दोस्त, तो तुम बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो, तुम्हारा बहुत करीबी, और तुमसे बहुत दूर चला जाता है, उसके पापा का ट्रांसफर, तो बहुत दूर चला गया. तो व्हाट विल हैपन टू योर अट्रैक्शन फॉर ह्यूमन, तुम्हारी जो उसके लिए जो फीलिंग्स है, जो तुम्हारा उससे जो लगाव है वो क्या होगा, किस तरीके का होगा. अब देखो इसके लिए दो बातें हैं, ठीक है. एक तो है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब तुम्हारे नजर से चला गया फिर तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है, मतलब ठीक है चला गया था, अभी था साथ में था तो अच्छा दोस्त, अब चला गया ठीक है, वो भी अपने मन में मैं भी अपने मन में, ऐसा होगा. ये पहला एक्सपीरियंस. अब दूसरा, ठीक है वो दूर चला गया लेकिन दूर रहने से प्यार बढ़ता है, ठीक है, ठीक का एक्सपीरियंस. क्या दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, नहीं, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की काफी ऑपोजिट है. सो कोई एक ही सही होगा, वो तुम्हारे हिसाब से सही होगा जो तुम्हें सही लगता है ना. तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट, जो एक्सप्लेनेशन तुम करोगे वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है आफ्टर योर फ्रेंड्स. इन दोनों में से कौन सा एक्सप्लेनेशन तुम करोगे, ये वो टोटली उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारे जीवन में अभी क्या चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर तुम्हें कोई और नया दोस्त मिल गया तो तुम क्या बोलोगे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अपना बिहेवियर. लेकिन अगर तुम कोई नया दोस्त नहीं बना पाए, तुम उस दोस्त के ख्यालों में बहुत मिस कर रहे हो, तो उस केस में तुम क्या बोलोगे, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. विल तुम्हारे साथ क्या हो रहा है उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन अभी अपने हिसाब से तो तुम्हारे बिहेवियर को जस्टिफाई कर, ठीक है. नया दोस्त मिल गया तो पुराने दोस्त ठीक है चला गया तो चला गया, लेकिन अगर तुम्हें नया दोस्त नहीं, अपने ही पुराने उस दोस्त में बहुत जिगरी है, उस दोस्त को भुला नहीं सकते,
टाइप की भी कुछ है ना, बता नहीं सकते। हमारे चाहे जीवन में जितने भी दोस्त, बट एक ऐसा दोस्त हमेशा होता है इंसान का जिससे तुम नहीं बता सकते, वो चाहे कहीं भी हो लेकिन तुम फिर भी उसके कांटेक्ट में रहे। और एक ऐसा दोस्त तो सबका बीच में तुम्हारे साथ जरूरत पड़ने पे तुम्हारे खुशी में भी तुम्हारा साथ दे, और गलत चीज करो तो उसमें डांटे भी। ये नहीं कि अरे हाँ ठीक है क्या ही हो जाएगा, तू कर लेगा कर लेगी, वो दोस्त नहीं। असली दोस्त वही होता है, ये बात समझना, असली दोस्त वही होता है जो कि तुम्हारे टाइम पे तो तुम्हारा साथ दे ही रहा है, बट बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ दे रहा है। अच्छा कर रहे हो, तुम्हें सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो या तुम कुछ गलत सोच रहे हो तो उसमें करेक्ट कर। ठीक है? अगर ये चार क्वालिटीज तुम्हारे दो, तो अभी तुम्हारा दोस्त है, चार क्वालिटीज तुम्हारा असली। और अगर इन चारों में से कोई भी क्वालिटी नहीं होगी ना, बात याद रखो। अच्छा, ये बात, अब मान लो, नोटिस दैट इन बोथ केसेस द एक्सप्लेनेशन फॉलो द अकरेंस ऑफ बिहेवियर। कॉमन सेंस वाली बात है, तो कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन हाइंडसाइट। मैंने क्या कहा था, दूर की नजर, दूर की दृष्टि को हम कॉमन सेंस से लिंक कर देते हैं। ठीक है, मुझे पता था ऐसा ही होगा, मैं तो सोच ही रही थी कि ऐसा हो। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ साइंस, साइकोलॉजी एज अ साइंस है, कभी भी बहुत नहीं। Psychology as a science look for pattern of behavior which can be predicted, not explained after the behavior. साइकोलॉजी जब हम एज अ साइंस समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस का मतलब कि बिहेवियर जब हो चुका है उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते। हम बिहेवियर के पैटर्न्स को देख देख के समझ जाते हैं और उसी को समझ के हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अच्छा ऐसा होगा। ये नहीं कि एक बिहेवियर हुआ उसका हमने कॉज एंड इफेक्ट डाल दिया, नहीं, उस बिहेवियर को हम अच्छे टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं। कि मैंने कहा था साइकोलॉजी एज अ साइंस हमेशा टेस्ट एविडेंस में बिलीव करती है, तो ये ऐसा कॉमन सेंस और ये ऐसे कहीं सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करेगी। साइंटिफिक नॉलेज जनरेटेड बाय साइकोलॉजी ऑफन रन्स अगेंस्ट द कॉमन सेंस। कहा था, एक ऐसा एग्जांपल ड्वेक का है 1975। वो क्या थी, ड्वेक एक फीमेल, she was concerned with children gave up too easily when faced with a difficult problem or failure। ड्वेक की स्टडी क्या थी, ड्वेक की स्टडी उन बच्चों पे थी तो बहुत, जब बहुत ज्यादा मुश्किलें आती है तो वो इजीली गिव अप कर देते। करते हो, मैं भी कर देती हूँ कभी कभी, जैसे बहुत मुश्किल हो रही है ना चीजें तो मैं सोचती हूँ कभी कभी गिव अप कर दो, नहीं यार एक बार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। या तुम बहुत टाइम पे गिव अप कर देते हो, है ना। ठीक है, ऊपर ये स्टडी कि शी वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, उन्होंने वंडर किया कि कैसे हम इस बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। कॉमन सेंस क्या बोलेगा, तो जो कॉमन सेंस थ्योरी क्या बोलेगी, वो इजी काम ही हमेशा देना है, वो ज्यादा डिफिकल्ट काम देना ही नहीं है। कॉमन सेंस टेल अस दैट टू गिव देम easy problem in order to increase their success rate so that their confidence goes. Only later should give them difficult problem which they will be able to solve because of their new found confidence। कॉमन सेंस थ्योरी ने क्या कहा समझ में आया, कॉमन सेंस थ्योरी ने ये कहा कि उनको शुरुआती दौर में सिर्फ इजी इजी प्रॉब्लम दो, का कॉन्फिडेंस बूस्ट, जैसे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, confidence इनका यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर हम उनको धीरे धीरे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी देंगे क्योंकि अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है, वो उसको कर सकते हैं। इतना समझ में आया। तो अब ड्वेक ने इस स्टडी कर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो ग्रुप किया, ग्रुप ए ऐसा लिया, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप में भी 25 बच्चे लिए, नहीं, दो ग्रुप बच्चे, ठीक है, कितने बच्चे लिए वो उन्होंने नहीं बताया, बस दो ग्रुप के बच्चे थे।
के बच्चे 2 ग्रुप में डिवाइडेड और उनको 25 डेज के लिए ट्रेन किया गया था मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 25 डेज के लिए ट्रेन किया गया था जिससे मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो जो पहला ग्रुप था, अब ये समझो, यहाँ पे समझने वाली चीज, जो पहला ग्रुप था उनको सिर्फ इजी टास्क दिए गए थे जो वो आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उनको मिक्स क्वेश्चन, मतलब इजी भी और डिफिकल्ट है। इजी ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप था उसको इजी क्वेश्चन थे, लेकिन जो सेकंड ग्रुप था उसको इजी और डिफिकल्ट दोनों क्वेश्चन थे। 25 डेज के लिए उसको ऐसे ही ट्रेन किया गया था, ठीक है। ऑब्वियसली डिफिकल्ट प्रॉब्लम में दे फेल्ड, फिर सेकंड ग्रुप, क्योंकि उनको मिक्स दिया जा रहा था, वो कर पा रहे थे डिफिकल्ट, वो नहीं कर पा रहे थे, ऑब्वियसली वो फेल कर रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने गिव अप किया? आगे हम देखते, जब भी ऐसा हुआ, whenever this happened, Beck told them that their failure was because they had not tried hard enough and persuaded them not to give up and keep trying. जब भी ग्रुप 2 मुश्किल प्रॉब्लम्स पे मतलब फेल हो जाता था मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो ड्वेक ने उनको क्या एडवाइस किया? उन्होंने कहा कि तुम लोग हमेशा इसीलिए फेल करते हो क्योंकि तुम और कोशिश नहीं करते उसको सॉल्व करने, तो गिव अप मत करो, ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो अंटिल एंड अनलेस एक टाइम पे तो तुम्हें आंसर मिलेगा ना। जैसे ही 25 डेज की ट्रेनिंग खत्म हो गई, एक न्यू सेट ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम दोनों ग्रुप को दिया गया टेस्ट करने। ट्वेक ने जो फाउंड किया वो कॉमन बिलीफ के अगेंस्ट। कॉमन बिलीफ ने क्या कहा था? पहले इजी प्रॉब्लम दो, जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा फिर हम डिफिकल्ट देते। लेकिन ड्वेक ने जो फाउंड किया वो अलग था। Those who had always succeeded because they were given the easy problem gave up much faster when they faced कॉमन सेंस थ्योरी के अगेंस्ट हुआ कि नहीं? भाई किस ग्रुप ने किया? बोलो 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 बोलो। ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर कॉमन सेंस ने क्या कहा? शुरुआत में इजी, ने भी वही क्या, ग्रुप नंबर 1 को शुरुआत में इजी दे दिया। जैसे ही ग्रुप नंबर 1 का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जैसे कॉमन सेंस ने भी बोला था इजी दे के कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो डिफिकल्ट देना, ने भी को डिफिकल्ट दिया। बट क्या इन लोगों ने डिफिकल्ट वालों को भी सॉल्व करा? नहीं, उन्होंने इसमें इजीली गिव अप कर दिया, कॉमन सेंस के खिलाफ किया। अब लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग दौरान सक्सेस और फेलियर दोनों एक्सपीरियंस किया, तो कौन सा ग्रुप था? ग्रुप नंबर 2। उनको ये सिखाया गया था कि those who had always succeeded because they were given easy problem gave up much faster when they faced failure than those who had experience of both success and failure and were taught to attribute failure to their lack of effort. ये चीज को सिखाई गई। ट्वेक ने यही चीज दूसरे कि तुम इसीलिए हारते हो, तुम इसीलिए तुम्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है क्योंकि तुम कोशिश नहीं करते, तुम हार्डवर्क नहीं करते। अगर तुम कोशिश करोगे और अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो तुम कोई भी चुनौती, कोई भी जंग, कोई भी मुश्किलों को कर सकते हो। एक बार नहीं में होगा, दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा, चौथी बार में होगा, लेकिन गिव अप नहीं करना, ट्राई करते रहना। और यही मैं भी तुम, ये तो स्टडी था, ये जीवन का एक बहुत बड़ा रूल है। भले ही तुम्हारे हिसाब से बहुत चीजें करो और वो, लेकिन तुम करना चाहते हो, वो बहुत मुश्किल है। और जो मुश्किल है ना, तुम सॉल्व करो, तुमसे नहीं हो रही चीजें करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा, तुम्हें गिव अप नहीं करना है। ये लाइन हमेशा याद रखना, गिव अप नहीं करना है और हमेशा ट्राई करते रहना, हमेशा, जब तक तुम्हें उसका रिजल्ट। आ गई बात?
तो ये थी स्टडी, वेग की बहुत सिंपल सी स्टडी थी। आई होप तुम लोग को मजा भी आया होगा समझने, है ना? तो कॉमन सेंस बिलीफ के ठीक अगेंस्ट गई ये स्टडी, है ना? Now, ऐसे भी और भी बहुत सारे कॉमन सेंस नोशन है जो कभी कभी सही नहीं भी है, होते हैं, हमेशा बस हम बना देते कि ऐसा कुछ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पहले ये बिलीव किया जाता था कि जो इंटेलिजेंट है, कुछ कल्चर्स में ये माना जाता है, लोग हैं, मेन है, आदमी है, पुरुष है, वो औरत से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और औरत के से ही ज्यादा कार एक्सीडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू मैन। तो आज भी होता है, सबको लगता है कि जो पुरुष है वो औरत से ज्यादा समझदार है, ज्यादा बुद्धिमान है, और औरत से ही ज्यादा कार एक्सीडेंट या रोड पे जितने एक्सीडेंट्स होते हैं वो पुरुष से ज्यादा औरतों से। तो स्टडी हुई टेस्ट वगैरह करके, मेडिकल स्टडी, उसने ये बोला कि ये दोनों नोशंस गलत है, ऐसा कुछ नहीं। कॉमन सेंस थ्योरी हमें ये भी बताती है दैट one is not able to give one's best if you are asked to perform before a large audience। ये एक थ्योरी ये भी है, कॉमन सेंस थ्योरी ये कहती है जब तुम एक बहुत लार्ज ऑडियंस के सामने हो तो तुम वहां पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन साइकोलॉजी इसको डिनाई करके कहती है अगर तुमने जो भी चीज तुम लार्ज ऑडियंस का लाइक तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तुम्हें उस परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें पता है कि तुम क्या परफॉर्म करने वाले, तुम्हें हर चीज पता है, तो तुम लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के सामने, क्योंकि इतने लोग तुम्हारे सामने रहेंगे, तो प्रेजेंस की वजह से तुम बेटर परफॉर्म। कॉमन सेंस थ्योरी के खिलाफ ये कहते हैं ना कि बहुत लोग हैं, बहुत लोग के बीच में तो यार मैं नर्वस हो जाती हूँ, ऐसे होगा, एक स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह, तो इतने सारे लोग हैं, मैं क्या करूंगी, अगर मुझसे गलती हो गई तो मेरा क्या होगा। इन ट्रस्ट मी, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि अच्छा परफॉर्म करना है, और तुम लिटरली अच्छा परफॉर्म करके आते हो, बस उतने सारे लोग तुम्हें इवेल्युएट कर रहे हैं, तो उस इवैल्यूएशन के डर से अच्छा परफॉर्म करते हो। और पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि तुम्हें अपना परफॉर्मेंस के बारे में हर एक एंगल पता है, तुम्हें पता है तुम क्या परफॉर्म कर, तुमने उस चीज के बारे में अच्छे से भी प्रैक्टिस करी है, तो भी तुम अच्छा परफॉर्म। ये दो फैक्टर है की वजह से तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, और ये गलत नोशन है, और ये सही नोशन कि ये गलत नोशन है कि अगर लार्ज ऑडियंस है तो उसके सामने तुम अपना बेस्ट परफॉर्म। साइकोलॉजी इसको नहीं, ये थ्योरी। सोशल साइकोलॉजी जब पढ़ोगे, सोशल साइकोलॉजी शायद इसी क्लास में तुम, नहीं इस क्लास में नहीं पढ़ो, 12th में पढ़ो, तो वहां पर ये एस्पेक्ट आएगा। ठीक है, नाउ जैसा कि तुमने अभी तक इतना सारा पॉपुलर नोशन पढ़ा, अभी तुम और भी बहुत सारे बिलीफ और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जितनी अंडरस्टैंडिंग है ये सब के बारे में भी पढ़ोगे, जो आपस में चेंज है। तुम अगर ये देखोगे कि साइकोलॉजिस्ट को अगर तुम देखो, साइकोलॉजिस्ट जो एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक या पाम रीडर्स हैं, उन सबसे भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक और पाम रीडर्स रिसर्च नहीं करते, उनके पास कोई टेस्टेबल एविडेंस नहीं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास वो एवरीडे रिसर्च करता है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट का जो कहा होता है वो एविडेंस के, लोगों का जो कहा होता है वो ऐसा कुछ नहीं, because they systematically examine who psychologists based on data to develop principle about human, जो भी है डेटा के बेसिस, एक प्रूफ के बेसिस, बिना प्रूफ के साइकोलॉजिस्ट कोई भी क्लेम नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक, पाम रीडर्स, ये लोग इसी पे बिना एविडेंस, बिना प्रूफ, बिना किसी भी, ये बस तुम्हारा थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ के तुम्हारी चीज को, तुम्हारा फ्यूचर बताने पे वो क्लेम रखते हैं। शायद बहुत बार वो लोग
सही भी होते हैं, बहुत बार वो गलत भी होते हैं। के साथ अपन लोग ने पॉपुलर नोशन पढ़ लिया, बहुत इजी सा था। अब अपन लोग आएंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इस पूरे चैप्टर का, जिसके ऊपर तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन करके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे वो टॉपिक क्या है, वो है एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। मैं तुम्हें ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं तुम्हें 100 बार 1000 बार मैं कहूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ये बुक का नहीं बोलूँ, चैप्टर। इस क्वेश्चन से 1 मार्क का, 4 मार्क का, 6 मार्क का, हर तरीके का क्वेश्चन बने। 1 मार्क का कैसे आएगा, अभी मैं तुम्हें जितने पर्सपेक्टिव इस एवोल्यूशन में पढ़ाऊंगी उन सब का क्रोनोलॉजी सेट कर, क्रोनोलॉजी बताइए जरा अपनी क्रोनोलॉजी के ऊपर वो एक क्वेश्चन आता है। 4 मार्कर में भी शॉर्ट में बोल देंगे एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। 6 मार्कर में भी एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी का क्वेश्चन आता है। तो एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर तुम्हारा यूनिट टेस्ट होगा जुलाई वगैरह में, तो इसके ऊपर अगर ये चैप्टर आएगा तो इसके ऊपर एक एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी का क्वेश्चन तुम जरूर, बात याद रख। आइदर 1 मार्क का आएगा, आइदर 4 मार्क का आएगा, आइदर 6 मार्क का आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी का जरूर आएगा अगर ये चैप्टर तुम्हारे यूनिट टेस्ट में इंक्लूडेड होगा तो। क्या हाफ ईयरली में आएगा, फाइनल में भी आएगा, मतलब समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें, और उसको तुम ओवरलुक नहीं कर सकते। बिना किसी विलंब के अपन लोग अब साइकोलॉजी फटाफट समझते हैं, और इसमें बहुत हैं। मैंने जो तुम्हारा एनसीईआरटी का वो, इसमें ना बहुत चीजें ऊपर नीचे है, लेकिन इसको अच्छे से क्रोनोलॉजी में समझने पहले मानो कि ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी के में भी है, एनसीईआरटी का जो पीछे का जो बैक क्वेश्चन है ना, उसमें भी तुम्हारा ये एवोल्यूशन पे है क्वेश्चन। मैंने जो तुम्हारा एनसीईआरटी का पीडीएफ बनाया है उसमें आई हैव कैसे मैंने वो फ्रेम करके दिया है, तुम वही पढ़ के वही आंसर दिया है। तो बिना किसी विलंब के मैं इसको अच्छे से, मैं यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी में समझाती हूँ, बट यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे लिखा है तो उसको माइंड मत करना, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन, तो बहुत ज्यादा वेस्टर्न डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हुआ है, ये मानते हो। अभी इंडियन पर्सपेक्टिव अभी नहीं आया, अभी जो भी है सब वेस्टर्न। तो वेस्टर्न डेवलपमेंट की वजह से साइकोलॉजी एज ए मॉडर्न काफी इन्फ्लुएंस हुआ है। क्यों, अगर तुम्हें याद हो, विलियम वुंड बात अब यहाँ पे आई, उन्होंने 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश, क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी, टेस्ट होने शुरू हुए थे, चीजें एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इसलिए हमने बोला था कि साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन की शुरुआत हो गई। ये जो साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन है, इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत छोटी है, बहुत लंबी है। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी ट्रेस बैक टू 79, ये भी याद रखना, when the first experimental laboratory was established in Leipzig, Germany by William। यहीं से साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न बात हुई। 1879 में विलियम वुंड ने यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जर्मनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब को एस्टैब्लिश किया था। क्यों, वुंड जो थे ना वो काफी जो वो भी एक अलग ही, वुंड वाज इंटरेस्टेड ऑफ कॉन्शियस, तुम अभी अपने होशो हवास में एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसकी पढ़ाई उसको समझने में वो काफी इंटरेस्ट, और वो ये समझना चाहते थे कि जो भी तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उस कैसे स्ट्रक्चर्स में ब्रेक कर सकते, कि एक एक केक है, तो केक को तुम डिवाइड कर सकते हो ना, उसी तरीके से उन्होंने कहा था कि जैसे कि वो है,
या एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चन आप आंसर जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो तुम कैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हो, यही था। वुंड वाज इंटरेस्टेड इन द of conscious experience and wanted to analyze the constituent or building block of the mind। तो सोच रहे हो, तो एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो किस बेसिस पे कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो, किन किन चीजों को मिला के बना है, क्या? तो वो भी साइकोलॉजिस्ट उनके टाइम पर ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को एनालाइज करते थे। वो कौन सा मेथड? एक मेथड यूज करते, तो हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन स्ट्रक्चरलिस्ट ने ही दी। स्ट्रक्चरलिज्म इनकी इस को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड, इंट्रोस्पेक्शन पे तो 2 मार्क का क्वेश्चन शायद आ सकता है। इंट्रोस्पेक्शन वाज अ प्रोसीजर जहां पर हर एक इंडिविजुअल या सब्जेक्ट को बोला जाता था एक्सपेरिमेंट्स में कि उनको डिटेल में डिस्क्राइब करना है अपना खुद का मेंटल प्रोसेस और फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अभी गर्मी लग रही है, मुझे उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे क्या गर्मी, कैसी गर्मी लग रही है, हर चीज डिटेल में बताना पड़ेगा। उसके बेसिस पे उस चीज को एनालाइज करके जो ये स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो ये बताते कि अच्छा वो अभी ऐसा शायद सोच रही है या अभी ऐसा वो फील कर रही है, तो वो सारी चीज, तो इंट्रोस्पेक्शन से जो चीजें निकल के आएंगी ना, वो 3 में डिवाइड होती है। एक होती है थॉट, एक होता है फील, और एक होता है मेंटल फीलिंगनेस, फीलिंग। तो इसके ऊपर ये इंट्रोस्पेक्शन से जो डेटा आता है वो 3 कैटेगराइज किया है। इतना भी तुम्हें जानने की जरूरत है, तो बेसिक अभी पता होना चाहिए। हाउएवर, अब देखो इंट्रोस्पेक्शन क्या, तुम्हें क्या लगता है ऑब्जेक्टिव था? बस मेरा जो एक्सपीरियंस है, तुम अगर एनालाइज करोगे तो तुम्हारे हिसाब से कुछ और होगा, कोई तुम्हारा दोस्त करेगा तो उसके हिसाब से कुछ और होगा, तुम्हारा कोई तीसरा दोस्त करेगा तो उसके हिसाब से कुछ और होगा। तो इंट्रोस्पेक्शन में ना ये मेथड एज ए इंट्रोस्पेक्शन साइकोलॉजिस्ट को ना इसमें मजा नहीं है, तो इनको मजा नहीं आएगी कि इसमें साइंटिफिक कम थी, इट वाज लेस साइंटिफिक इफेक्टिव। बाहर के आउटसाइड ऑब्जर्वर वेरीफाई नहीं कर सकते, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी एक्सपीरियंस को मैं ही जानती हूँ, जान पाऊंगी। मैंने याद है मैंने कहा था एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसिंग पर्सन ही अपने एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि इसका ये पिटफॉल था, ये इसका लिमिटेशन था। इस पर्सपेक्टिव का, ये पर्सपेक्टिव का क्या नाम था? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का क्योंकि ये ड्रॉबैक था, इसकी वजह से एक नया पर्सपेक्टिव ने जन्म लिया जिसका नाम था फंक्शनल। स्ट्रक्चरलिज्म तुम्हें समझ में आया? स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर विलियम वुंड लिखा हुआ है, बाद में जाकर तुम पढ़ोगे तो वो एडवर्ड टीचर हो जाए। अभी विलियम वुंड, तो अभी विलियम वुंड के साथ हमने साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बात करी। स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल इन्होंने फाउंड किया। इनको हम फाउंडर ऑफ इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं। 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ लेipzig जर्मनी में इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब इस्टेब्लिश किया था, जहां पर इन्होंने बहुत सारी चीजें टेस्ट करी। इनका स्टडी इंटरेस्ट क्या था? स्टडी ऑफ कॉन्शियस, और उसको एनालाइज करना था इनको इनटू स्ट्रक्चर्स। एनालाइज करने की कौन सा इन्होंने मेथड यूज किया? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन करने से, जो इंट्रोस्पेक्शन कौन यूज कर सकता है? पेशेंट, वो सेल्फ है, सेल्फ मेथड है, जहां पर इंडिविजुअल या सब्जेक्ट या कोई भी है, वो अब उसको बोला जाएगा कि तुम अपने मेंटल प्रोसेस या एक्सपीरियंस को काफी डिटेल में एक्सप्लेन। लेकिन इस मेथड का लिमिटेशन क्या था कि सामने वाला ऑब्जर्वर मैंने क्या एक्सपीरियंस किया उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। क्या हुआ अब? क्योंकि ये लिमिटेशन था, लिमिटेशन के पे एक नए पर्सपेक्टिव ने जन्म लिया जिसका नाम था फंक्शनल। फंक्शनलिज्म के फाउंडर कौन थे? विलियम जे।
ये इनका जो फंक्शनलिस्ट स्कूल था ये भी 1879 ही शायद, 1879 में तो ये आया था। इसका जो था विलियम फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म दोनों एक ही डेट के अराउंड आया, ठीक है। दोनों का डेट सेम है। डेट क्या है मैं अभी शायद मैं भूल रही हूँ, मैंने लेकिन एनसीईआरटी को जो तुम्हारा पीडीएफ है मैंने उसमें बनाया हुआ लिखा हुआ है, उसमें पढ़ लेना है, ठीक है। मैं भी एक बार तुम्हें बता दूंगी, एक सेकेंड समय दो तो मैं तुम्हें फटाफट बता दूं कब है। क्या है ना हम लोग का डेट इसमें बहुत होता है, तो डेट हम लोग कभी कभार भूल जाते हैं। देखो इसका ना एग्जैक्ट डेट मुझे अभी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, बट ये ऐसा लेट 19 तब ये ऐसा कुछ समझ लो तुम 90 से 1900 के बीच में, 1895 शायद इसकी, मैं पर मैं ना कंफर्म करके तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, पक्का मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊँ। एक चीज मैं तुम्हें रिकैप करवाऊंगी ना नेक्स्ट क्लास में, मैं इसकी डेट तुम्हें बताऊँ, ठीक है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो है विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स क्या है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पे इस्टेब्लिश करी, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में यहाँ पे इस्टेब्लिश, ये नाम मैं नहीं बोल पाऊंगी, मतलब ये नाम मेरे लिए डिफिकल्ट है थोड़ा सा बोलना, मतलब मेरा प्रोनाउंस सही नहीं, ये मैं नहीं बोल पाऊंगी, बट विलियम जेम्स ने, ऐसा समझ लो विलियम जेम्स ने एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कैम्ब्रिज में इस्टेब्लिश करी, और वहां पर उन्होंने एक फंक्शनलिस्ट स्कूल को फॉलो किया, फंक्शनलिज्म को फॉलो किया। विलियम जेम्स का क्या मानना था, विलियम जेम्स का मानना ये था कि भी ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमें माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस करने से ज्यादा ये समझने की जरूरत है कि वो फंक्शन कैसे कर रहा है। Psychology should study what the mind does and how the behavior function in making people deal with their environment. माइंड काम कैसे कर रहा है और उसका फंक्शन क्या है, वो उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है जिसकी वजह से लोग अपने एनवायरनमेंट में डील कर पा रहे हैं। तो स्ट्रक्चरलिस्ट मतलब स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा था, फंक्शनलिस्ट फंक्शन देखने की कोशिश कर रहे थे कि माइंड फंक्शन कैसे करता है। For example, functionalists focused on how behavior enable people to satisfy their needs. कैसे लोग अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, कैसे, क्या क्या कैसे, फंक्शनलिस्ट स्कूल में विलियम जेम्स के हिसाब से जो कॉन्शियसनेस, हमारा होश हवास, जो हमारा अलर्टनेस है, अवेयरनेस है, ये एक स्ट्रीम की तरह, एक नदी होती है ना, जैसे कहते फ्लो करते रहती, कंटिन्यूअस स्ट्रीम होती है ना, वैसे ही हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो अलर्टनेस है, अवेयरनेस जो है हमारी, वो भी एक ऑनगोइंग स्ट्रीम है मेंटल प्रोसेस की, जो कभी रुकती नहीं है, उसमें कभी ब्रेक नहीं आता है, वो चलते रहती चलते। हम बोलते तुम कभी भी बोलते हो ना, जब भी तुम ऐसे चुप रहते हो तुम क्या सोच रहे हो, तो हमेशा तुम कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि तुम्हारा दिमाग बंद नहीं रह सकता, तुम्हारा माइंड शांत नहीं रह सकता, वो चलते रहेगा। इसीलिए जो हमारी अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, इट इज एन ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है और उससे रोज हमेशा नई नई चीजें बनते रहती है। तो हमारा माइंड हर एनवायरनमेंट के साथ, न्यू एनवायरनमेंट के साथ चेंज होते रहता है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है और उससे नई नई चीजें आते रहती है। एक बहुत इंफ्लुएंशियल एक थिंकर है, एजुकेशनल है, जॉन ड्यूई, उन्होंने फंक्शनलिज्म स्कूल का इस्तेमाल करके ये कहा है कि ह्यूमन बीइंग अपने एनवायरनमेंट जो लाइक अपने लाइक फंक्शन करने के लिए, ह्यूमन बीइंग फंक्शन करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से अडेप्ट करते हैं, ठीक है। ये था फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट
स्कूल फंक्शनलिज्म के फाउंडर कौन हुए? विलियम जेम्स। कंफ्यूज मत होना, स्ट्रक्चरलिज्म में विलियम वुंड, विलियम और फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स। विलियम वुंड ने अपनी जो लेबोरेटरी थी वो कहाँ पे करी थी स्टैब्लिश? यूनिवर्सिटी ऑफ लेipzig जर्मनी में। इन्होंने विलियम जेम्स ने कहाँ करी थी? कैम्ब्रिज में। इन स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल किस पे फोकस करता है कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, माइंड का कंपोनेंट क्या है, एनालाइज करने की है ना, और वो इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन फंक्शनलिज्म क्या करता है? फंक्शनलिज्म देखता है कि माइंड क्या है और माइंड एनवायरनमेंट में कैसे फंक्शन करता है, के साथ वो कैसे, वो उसका फोकस ही कैसे है। फंक्शनलिज्म का फोकस क्या है? कैसे। ठीक है? अब इसका जैसे गेस्टोल्ट, इसको देखो जेस्टोल्ट नहीं बोलते, इसको जेस्टोल्ट नहीं बोलते, इसको गेस्टोल्ट बोलते हैं, इसको जेस्टोल्ट नहीं। अब जैसे इसके बाद जेस्टोल साइकोलॉजी का लिखा हुआ है इन्होंने, बट इसके बाद जेस्टोल साइकोलॉजी नहीं आई थी, इसके बाद हमारी ये आई साइको एनालिसिस। तो मैंने बताया ना, मैं ऊपर नीचे करके पढ़ाऊंगी क्योंकि इन्होंने खुद ऊपर नीचे करके दी। तो फंक्शनलिस्ट स्कूल 1890 के अराउंड खत्म हो गया था, मतलब 1890 तक इसका ये था फाउंडिंग डेट। इन दोनों का, इसका फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म का डेट सेम था। के बाद साइको एनालिसिस आया। ठीक है? साइको एनालिसिस जो फाउंडर है वो है सिगमंड फ्रॉइड। तुमने कभी ना कभी के बारे में सुना होगा शायद। तो फ्रॉइड जो थे वो क्या नाम है, ये साइको एनालिसिस के, इनको बोला जाता है साइको एनालिसिस फादर इनको। इनकी जो ये स्कूल था ये 1900 में आया था। ठीक है? तो फ्रॉइड ने ह्यूमन बिहेवियर को क्या देखा, उनके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर वो तुम्हारा जितना भी अनकॉन्शियस डिजायर है, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। अब देखो, इनकी जब तुम थ्योरी पढ़ोगे ना तो वो देखोगे कि कौन माइंड जो है, जो हमारा अवेयरनेस है वो लेवल्स पे। एक होता है कॉन्शियस जिसके बारे में तुम जानते हो, जो तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक होता है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, जो तुम्हारे मन में तो चल रहा है, अगर तुम उसके ऊपर थोड़ा एफर्ट डालोगे तो वो कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, उसको बता पाओगे, तुम उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। और एक होता है अनकॉन्शियस, जो बहुत डीप होता है, जो बहुत डार्क होता है, जो बहुत पीछे होता है, पुराना होता है। और अनकॉन्शियसनेस से कोई कोई चीजें तुम्हारे आज को इन्फ्लुएंस करती है। तो फ्रॉइड का ये कहना है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है इट इज अ डायनामिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्या उन्होंने साइको एनालिसिस फाउंड किया था, एक ऐसा सिस्टम जिसकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझ सकते हो और उसका क्योर कर सकते हो। इनिशियली इन्होंने इसी के लिए किया था क्योंकि ये मेडिसिन से रिलेटेड थे, लेकिन बाद में जाके इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी अपनी सेम थ्योरी लगाई। ठीक है? इनके हिसाब से जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनका अनकॉन्शियस डिजायर होता है, उनका इसका ना लाइक जितने भी डिजायर होते हैं सारे अनकॉन्शियस होते हैं, और जब वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं तो वो अनकॉन्शियस में ही ये सारी रह जाती हैं। और ये जो अनफुलफिल्ड डिजायर है वो हमारे आज के भी को इन्फ्लुएंस करती है, इनका ये कहना है। 1900 में ये आया। अब 1912 में गेस्टॉल्ट आया। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी तो था वो स्ट्रक्चरलिज्म से काफी है के रिएक्शन में, लाइक स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में गेस्टॉल्ट आया। तो गेस्टॉल्ट की साइकोलॉजी किस पे फोकस करती है? हम जो परसीव करते हैं, हमारा जो परसेप्शन है उसके वो ऑर्गेनाइज कैसे हो, है ना, उसकी ब्लॉक्स क्या क्या है। तो गेस्टॉल्ट ने माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं, गेस्टॉल्ट ने ये देखा जब भी हम अपनी दुनिया देखते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जो हम जो कैसे परसीव कर रहे हैं वो हमारे परसेप्शन कंपोनेंट का सम है, ज्यादा है। एक होता है एक पूरा परसेप्शन, एक होता है परसेप्शन के कंपोनेंट्स।
तो परसेप्शन के जो कंपोनेंट्स का जो सम होगा, हमारा होल परसेप्शन उससे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लावर है। अगर मैं फ्लावर की पंखुड़ी हटा दूं, उसका स्टेम, वो हटा दूं, उसकी पत्तियां हटा दूं, सब मैं हटा दूं, वो एक कंपोनेंट हो गया फ्लावर का। लेकिन अगर मैं उसको सबको साथ में जोड़ दूं, साथ में ऐसे मैं टेबल पे उसको सजा के ऐसे साथ में रखूं, तो तुम उसको क्या अलग पंखुड़ी, अलग स्टेम, अलग पत्ता देखोगे, या तुम उसको एक पूरा फूल देखोगे? तुम उसको एक पूरा फूल देखोगे, है ना? हिंदी वाला फूल देखोगे, इंग्लिश वाला फूल नहीं, हिंदी वाला फूल, है ना? स्टार देखोगे। तो यही है वो परसेप्शन। तो वो जो पूरा फूल है, पूरा फ्लावर है, वो तुम्हारा पूरा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है। और जो उसकी पंखुड़ी निकल गई, उसका जो पत्ता निकल गया, उसका जो स्टेम निकल गया, वो उसके कंपोनेंट है जिसका हमने सम किया। इन अदर वर्ड, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका वो जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उससे ज्यादा हमारा परसेप्शन, हमारा एक्सपीरियंस जो हमने एनवायरनमेंट से लिया है, एनवायरनमेंट से लेके परसीव कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब लाइट, जब बल्ब से लाइट हमारे रेटिना पे पड़ती, तो हम लाइट की मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे मूवी जब चल रही होती है तो रैपिडली मूविंग इमेजेस होती है ना? तो यही चीज हम एज एक एक, जैसे हम जब जाते हैं थिएटर में देखने, तो हम मूवी देखने जाते हैं, तो वो मूवी ऐसा नहीं है एक एक करके ऐसे बनी होती है। जब तुम वीडियो एडिट करते हो तो तुम देखते हो क्लिप्स होती है, तो वैसे साथ में चल रही होती है ना? इसी तरीके से वो एक ही इमेज होती है, वो इतनी जल्दी चल रही होती है, हमें लगता है ऐसे कि चल रही है। तो वो यही है कि हमारा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन इट्स एलिमेंट, और एक्सपीरियंस होलिस्टिक हो। इसको हम गेस्टॉल्ट, गेस्टॉल्ट का मतलब ही होल है। गेस्टॉल्ट एक जर्मन वर्ड है, तो गेस्टॉल्ट का मतलब ही होल है। और इस गेस्टॉल्ट के बारे में हमको चैप्टर 5 जो है ना उसमें हम डिटेल। तो पहला स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर फंक्शनलिज्म आया, फिर साइको एनालिसिस आ गया, के बाद हमारा गेस्टॉल्ट आया। अब अपन लोग का बिहेवियरिस्ट स्कूल, तब वो 1913 में इसको फाउंड किया। ठीक है? बिहेवियरिज्म भी स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में आया। बिहेवियरिस्ट के हिसाब से जॉन वॉटसन इसके फाउंडर है। जॉन वॉटसन ने माइंड का आइडिया और कॉन्शियसनेस का आइडिया सबको रिजेक्ट किया, और उन्होंने ये कहा, वो जो थे एक फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव, इनसे काफी इंस्पायर्ड थे, और इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करी। क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह हम हमारा जो लर्निंग चैप्टर है ना वहाँ डिस्कस किया। तो उन्होंने, जॉन वॉटसन ने क्या कहा, उनके लिए माइंड ऑब्जर्वेबल नहीं, और जो चीज हमारे लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है, और इंट्रोस्पेक्शन जो सब्जेक्टिव है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और उससे हम ह्यूमन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनका ये, फॉर वॉटसन, माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि हम उसको, दूसरा कोई उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, और इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं। जब तक तुम किसी चीज को पुख्ता सबूत नहीं देखोगे, वो हम उसको नहीं मानेंगे, ये इनका कहना है। इसी के लिए के हिसाब से साइंटिफिक साइकोलॉजी ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए और वेरीफाइबल होनी। तो उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज व्हाट इट इज। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज which can be measured and studied objective। तो तुम मेजर भी कर सकते हो और जिसको ऑब्जेक्टिवली तुम पढ़ भी सकते हो। तो बिहेवियरिज्म ऑफ वॉटसन, बिहेवियरिज्म था वॉटसन के हिसाब से, और उन उन्होंने इसको डेवलप किया, और उनके साथ साथ और भी बिहेवियरिस्ट आए बाद में, और भी साइकोलॉजिस्ट बाद में आए, जिनको हम अपने सब को मिलके बोला बिहेवियरिस्ट। जैसे एक बिहेवियरिस्ट का नाम था स्किनर, बी एफ स्किनर। उन्होंने बिहेवियरिज्म का प्रिंसिपल बहुत सारे सिचुएशन और ये सब किया था, और हम इसके बारे में आगे में बात करें। तो बिहेवियरिज्म का क्या मानना था कि कोई भी बिहेवियर
जब तक तुम उसको ऑब्जर्व नहीं करते और उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो, कोई और उसको ये नहीं कर पाएगा, तब तक वो ह्यूमन बिहेवियर साइंटिफिक। उन्होंने ये कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, फंक्शन ऑफ माइंड पे फोकस नहीं, उनको इंट्रोस्पेक्शन से कोई लेना देना है। स्ट्रक्चरलिज्म आया, फंक्शनलिज्म आया, साइको एनालिसिस आया, गेस्टॉल्ट आया, बाद तुम्हारा बिहेवियर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्कूल आता है वो आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के दो फाउंडिंग फादर्स हैं, एक है हमारे कार्ल रॉजर और एक है अब्राहम मैस्लो। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव काफी पॉजिटिव है, अपने आप में पॉजिटिव व्यू लेके चलती है अपने साथ। हर इंसान की अपनी की इच्छा है, फ्री विल ऑफ ह्यूमन, हर इंसान की खुद की इच्छा है, और हर इंसान में इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी भी ख्वाहिशें हैं, जितने भी सपने हैं, हर को पूरा कर सकता है। उसके अंदर एक चाह है, उसके अंदर एक आग है बढ़ने की, ग्रो करने की और अपने पोटेंशियल को देखने की। उन्होंने ये कहा कि बिहेवियरिज्म का पूरा एम्फोसिस बिहेवियर को देखने पे था, तो कैसे एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन फेमिनिस्ट का है लाइक उन्होंने, उनका ये कहना है कि बिहेवियर हिसाब से बिहेवियर सिर्फ एनवायरनमेंट में होता है, लाइक एनवायरनमेंट रिएक्शन बिहेवियर होता है, उनका उस पर इम्पोर्टेंस था। उन्होंने ह्यूमन की फ्रीडम, डिग्निटी और ये सब चीजों को कभी भी ध्यान में नहीं, को ध्यान में जैसे काफी फिलोसफिकल नेचर। तो ये बहुत बाद में आई 19 वगैरह में ह्यूमनिस्टिक। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें आई, जैसे कॉग्निटिव आया, और भी बहुत सारी चीजें बाद बाद में आई। एक इक्लेक्टिव देख लो, कॉग्निटिव अप्रोच बाद में आया, ठीक है। तो दीज डिफरेंट अप्रोचेस, ये सारे डिफरेंट अप्रोचेस इट फिल द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, और बहुत सारी पर्सपेक्टिव थे। अब हर पर्सपेक्टिव का अपना स्ट्रेंथ है और अपना वीकनेस भी है, ठीक है? लेकिन इन सब पर्सपेक्टिव को मिला जुला के भी बहुत सारे अदर डिसिप्लिन भी है, जैसे गेस्टॉल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म को मिला के कॉग्निटिव अप्रोच, जिसने फोकस किया कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं, कॉग्निशन पे इसका फोकस। कॉग्निशन मतलब द प्रोसेस ऑफ नोइंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग। कॉग्निशन इज ऑफ नोइंग, में थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होता है। तो हम कैसे इसको यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, अपने दुनिया को जानने के लिए हम कैसे अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीज, ठीक है। अब कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा कि ह्यूमन माइंड एक हमारे कंप्यूटर की तरह है। साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ह्यूमन माइंड को इससे डिवाइड कर दिया, मतलब कंपेयर करा, किससे कंपेयर किया, कंप्यूटर्स, ठीक है। उनके हिसाब से ह्यूमन माइंड जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है कंप्यूटर की तरह। जैसे उनके हिसाब से माइंड एक कंप्यूटर की तरह है जो चीजें रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करता है, स्टोर करता है, और एक आउटपुट, आउटपुट मतलब रिट्रीव करने में, ठीक है। मतलब हम रिसीव भी करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, प्लान करते हैं, इसको स्टोर भी करते हैं, और फिर जरूरत पड़ने पे उस इंफॉर्मेशन को यूज भी करते हैं, रिट्रीव करते हैं। तो मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने ये देखा कि ह्यूमन बीइंग अपने दिमाग को, ये एक पर्सपेक्टिव, ये एक पर्सपेक्टिव। अब दूसरा पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कंस्ट्रक्टिविज्म, ये दूसरा पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो ये देखता है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने माइंड को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट मतलब डेवलप करते हैं, बनाते हैं, किस हिसाब से, अपने ही एनवायरनमेंट में रह के, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने माइंड को, अलग एक्सपीरियंसेस की वजह से, अलग इंटरेक्शन की वजह से, लोगों से बात करके, चीजों के साथ इंटरैक्ट करके, हाँ, सब चीजों से इंटरैक्ट करके हम अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, चीजों को एक्सप्लोर वगैरह करते हैं। इसलिए इस व्यू को हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं।
ये कंस्ट्रक्टिविज्म के 2 मेन थिंकर्स हैं, एक है हमारे पियाजे और एक है हमारे वाइगोत्स्की। पियाजे जो हैं, 3 पियाजे हैं नाम। ये पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, चाइल्ड इनका बहुत सिंपल सा था कि बच्चे जो है अपना एनवायरनमेंट, अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करके वो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। बचपन में ही बना लेते हैं। हमें लगता है कि बच्चे बेवकूफ बेवकूफ आसानी से बहुत स्मार्ट होते हैं। वो अपने हिसाब से अपनी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो पियाजे का ये व्यू था और पियाजे की थ्योरी हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है? ह्यूमन डेवलपमेंट में। बाद में एक रशियन साइकोलॉजिस्ट का नाम था वाइगोत्स्की, ली वाइगोत्स्की था। इन्होंने इस चीज को और समझा। इन्होंने कहा कि पियाजे जो है ना काफी कॉग्निशन कॉग्निशन पियाजे के हिसाब से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। ह्यूमन माइंड जो डेवलप करता है वो सोशल और कल्चरल प्रोसेसेस से करता है, जहां पर माइंड कल्चरली कंस्ट्रक्ट होता है। हर बच्चे का माइंड अपने कल्चर के हिसाब से कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, इंडियन बच्चे का माइंड जो होगा वो अफ्रीकन बच्चे से या जो चाइना में या कोरिया के जो बच्चे होंगे उससे अलग होगा। जो यूएस में होंगे उनसे अलग होगा, जो जर्मनी में होंगे उनसे अलग होगा, जो फ्रांस में होंगे उनसे अलग। हर बच्चे का माइंड अपने कल्चर के हिसाब से उसका माइंड कंस्ट्रक्ट होता है। इन अदर वर्ड, पियाजे के हिसाब से बच्चे अपना माइंड खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाइगोत्स्की के हिसाब से माइंड जो है, जब बच्चा अपने पेरेंट, अपने कल्चर, अपने नेबर, अपने स्कूल, अपने रिलेटिव से जब बात, अपने फ्रेंड से जब बात करता है, इन सबके जॉइंट इंटरेक्शन से बच्चे का माइंड डेवलप है जी। तो शुरुआत स्ट्रक्चरलिज्म से हुई, फिर हम फंक्शनलिज्म पे आए, फिर हम साइको एनालिसिस पे आए, फिर हम गेस्टॉल्ट पे आए, फिर हम बिहेवियरिज्म पे आए, फिर हम ह्यूमनिस्ट पे आए। ह्यूमनिस्ट से आते आते हम कॉग्निटिव पे आ गए और फिर वहां से हम आके कंस्ट्रक्टिविज्म पे आ गए। ठीक है, ये था हमारा पूरा एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी और तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। Yes. अब ये जो कुछ इंटरेस्टिंग लैंडमार्क्स है, ये एक बार तुम पढ़ लेना, क्योंकि डेट्स हैं जैसे तुम्हें जो पता होनी चाहिए कौन सी चीज कब आई, कहाँ आई, क्यों आई। तो ये इंडिया और वेस्टर्न दोनों को मिला जुला था। ये चीज अगर तुम चाहोगे, अच्छा एक काम करते हैं, ये चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी आज टाइम क्या है, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई होप तुम्हें आज मैंने जितना पढ़ाया पॉपुलर नोशन और एवोल्यूशन आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार इसका ब्रीफ रिकैप, क्विक रिकैप कराऊंगी और फिर हम ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन इंडिया में कैसे साइकोलॉजी आया उससे हम डेवलप करेंगे, उससे हम होपफुली मुझे 2 लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। उसके बाद वी आर गुड टू गो, फिर अपन लोग सेकंड चैप्टर की ऑलमोस्ट मतलब 8 पेजेस बचे, तो होपफुली मैं 2 लेक्चर और लेके इसको, टेंशन नहीं लेंगे। तो इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपन लोगों ने और यस बच्चों बोलूं या रसगुल्ला, कल तो मेरे रसगुल्ले जैसे ये क्या है ना कि दीदी हमें रसगुल्ला क्यों खिलाया? दीदी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, इन जनरल रसगुल्ला बहुत पसंद है और मुझे मेरे घर में भी कुछ कभी कभी लोग रसगुल्ला बुलाते हैं। तो मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। मैं भी अपने प्यारों, होप यू डोंट माइंड। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अपन लोग का ये इतना हमने कर लिया। ठीक है, आगे मैंने जो बता दिया हम लोग कितना पढ़ेंगे, कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है शुरू से लेके अंत, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है 3 लेक्चर्स रिवाइज कर लेना साथ साथ। और उसके साथ हम लोग फिर साथ साथ आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा कुछ बैकलॉग नहीं है। ठीक है, कोई डाउट होगा मुझे मैसेज, मुझे तुम मेल कर सकते हो, तुम कमेंट सेक्शन में दो, मुझे कर दो, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो, कुछ भी चलेगा। या मुझे कुछ भी चलेगा, बट कर देना अगर तुम्हें कुछ लगे, तुम्हें डाउट हो, तुम्हें किसी पानी हो, कुछ भी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, तुम मुझे मेल कर सकते हो, तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, तुम यहाँ के कमेंट में भी डाल सकते हो। ठीक है, लिंक सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में, सबकी लिंक दी
मेरे भी इंस्टा की दी हुई है, अपने माइंड शास्त्र की भी लिंक दी हुई है, तुम्हें जो ठीक लगे तो तुम वहाँ से मुझे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है? यस। तो इसी के साथ अपन लोग की आज तीसरी क्लास सक्सेसफुल समाप्त हो है। हम लोग अब कल मिलेंगे 4th क्लास में और जैसा मैंने बताया तुम्हें मैं ये इंडियन वाला मैंने करवाऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत बहुत सारा ध्यान रखो, अपना अच्छे से एन्जॉय करो अपनी ज़िंदगी, खूब खाओ, पियो, हँसो, तो क्या पता कल हो ना हो, ठीक है? तो अ, होगा कल तो, क्या ही होगा, या अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। इसी थॉट के साथ अपन लोग आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और तुमसे मैं जल्दी ही कल अब मिलती हूँ फिर। और उसके बाद बहुत सारी बातें आज हमने बहुत सारी बातें करी, कल भी बहुत सारी बातें करी। देन टेक केयर टुमारो एंड बस इतना ही। बाकी की बातें हम कल करेंगे, ठीक है? चलो, ठीक है।